Good evening all my dear students. So today we are starting our last topic of physical chemistry of 12th syllabus, that is surface chemistry. Since it is a theoretical topic, so I am going to study this with the help of slides and giving you the idea. Basically in surface chemistry, what is the basic meaning? The chemistry which takes place on the surface, है ना, बस ये हमारा सीधा सा मीनिंग है. ऐसी केमिस्ट्री जो सरफेस पर होती है उसे सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है. और इसमें आपको केवल 3 मेजर फिनोमेना को डिस्कस करना है. फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज कोलाइड्स और तीसरा आपका कैटालिसिस. द पार्ट ऑफ कैटालिसिस इज सेम एज वी डिस्कस्ड इन द केमिकल काइनेटिक्स. यानी ना ग्राफ वगैरह स्टडी करे थे, यहाँ तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा या घटा देगा, तो वो वाला पार्ट आपका सेम है. तो मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन एड्सॉर्प्शन और कोलाइड्स, है ना. अब एड्सॉर्प्शन का जनरल मीनिंग क्या है कि ना, अगर जैसे ये पानी यानी धुल जाता है मेरा और मैं चौक से इंक धुल जाती है, जैसे चौक को उसके ऊपर रोल करूं तो चौक क्या करेगी, उस इंक को एड्सॉर्ब करेगी. केवल आपको कहां पे दिखाई देगी, वो सरफेस पर. आप तोड़ के देखोगे तो अंदर आपको ब्लू कलर दिखाई देने वाला नहीं है. मेजरली इट विल बी प्रेजेंट ऑन द किसके ऊपर, सरफेस. और अगर उसी इंक को आपने इस स्पंज रख दिया उस इंक के ऊपर तो क्या होगा, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि एड्सॉर्प्शन में जो भी कंसंट्रेशन हाई होगा वो ओनली एट द कहां पर होगा, सरफेस पर. बल्क में कोई फिनोमेना नहीं होने वाला. जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है आपका, अंदर तक पूरा बल्क फिनोमेना ना, अंदर और बाहर सब तरह यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो जाता है. ये बेसिक मीनिंग है. कितने तरह का एड्सॉर्प्शन होता है, इसके क्या क्या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना. तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूं अगर, तो सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेयर, दैट इज एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस. ऐसा होता क्यों है कि बाउंड्री वाला पार्ट हमारा डिस्कस होता है. तो इफ यू रिमेम्बर, हमने, है ना, वेपर प्रेशर जब मैंने आपको समझाया तब भी मैंने बात करी थी कि इफ कोई मॉलिक्यूल बल्क में है आपका ए, इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर से भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नीचे से भी कुछ ना कुछ क्या है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेफ्ट से है तो राइट से भी, इस डायरेक्शन से होगा तो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन से है तो इस डायरेक्शन में. मतलब इसके ऊपर हर डायरेक्शन से किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इसकी कहीं भी मूव करने की टेंडेंसी नहीं होती. बट द मॉलिक्यूल, है ना, तो ये बल्क मॉलिक्यूल है हमारा, तो मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द बल्क. अब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, बाकी सभी डायरेक्शन से तो इसके ऊपर भी यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. बट डाउनवर्ड डायरेक्शन से देखोगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन को, है ना, नीचे से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आपका, बट ऊपर से इसके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. तो जैसे ही कोई भी आप सब्सटेंस इसकी सरफेस पर लगाओगे, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स हो चुका होगा अब तक, है ना. तो एल्केन को बनाने की एक मेथड होती है हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें आप H2 की रिएक्शन पहले करवाते हो, एड्सॉर्ब करवाते हो उसे ऑन द सरफेस ऑफ किसके, निकिल. ठीक है ना. और बोला जाता है कि पाउडर्ड फॉर्म में निकिल जितना ज्यादा होगा उस रिएक्शन की रेट क्या होगी, उतनी ज्यादा. पाउडर्ड फॉर्म में होने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया खूब ज्यादा होगा और उसकी एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी खूब ज्यादा बढ़ जाएगी. तो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट एट सरफेस, दिस इज अवर सरफेस मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. ये अनबैलेंस्ड फोर्स वाली स्टेट में, तो दिस इज इन द स्टेट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. तो जैसे ही कोई सब्सटेंस इनके ऊपर आएगा, ये क्या करना चाहेंगे, ऊपर से उसके साथ बॉन्ड बनाकर किस स्टेट में आ जाएंगे, बैलेंस स्टेट में. तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ किसका, हमारा एड्सॉर्प्शन. दैट्स व्हाई इट टेक्स प्लेस ओनली एट द कहां पर, हमारा सरफेस पर. ठीक है. तो in this chapter our main emphasis will be on the 3 important topics related to the surface chemistry, जो अभी मैंने नाम बताया आपको, एड्सॉर्प्शन, कोलाइड्स एंड कैटालिसिस. ठीक है ना. रियल लाइफ से काफी ज्यादा लिंक करता है चैप्टर आपका. एड्सॉर्प्शन अब पहले हम लोग देखें, द टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस, है ना, सरफेस पे एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी. देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एड्सॉर्प्शन. ज्यादातर आपका सॉलिड ही होगा, इन सम केसेस लिक्विड्स भी हो सकता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन.
है ना। नॉर्मली आपने देखा होगा तो जितनी भी हेबर प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं किसको, अमोनिया को, अब तक हो चुका होगा आपका, उसमें आप Fe को यूज करते हो एज ए कैटालिस्ट, है ना। तो वो कैटालिसिस का भी फिनोमेना हो गया और साथ ही साथ वो एड्सॉर्प्शन का भी फिनोमेना है, क्योंकि Fe किस फेस में होता है हमारा सॉलिड, वो N2 और H2 को अपनी सरफेस पर क्या कर सकता है आपका, एड्सॉर्ब कर सकता। या होपफुली अब तक शायद आपकी कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी हो चुकी होगी। बाय द कॉन्टेक्ट प्रोसेस वी विल मैन्युफैक्चर H2SO4, हो गई कॉन्टेक्ट प्रोसेस, SO2 प्लस O2 कंबाइन करते हैं और V2O5 उसमें सॉलिड फॉर्म में कैटालिस्ट की तरह यूज होता है। या आपकी ओसवाल्ड प्रोसेस तो हो गई होगी, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, उसमें आप प्लेटिनम को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हो, ठीक है। ये सब जिनमें भी सॉलिड कैटालिस्ट और गैसेस आ जाए वो हमारे कैटालिसिस का तो पार्ट हो ही गया, एज वेल एज दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ किसका, एड्सॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आकर क्या होंगे, उसके एड्सॉर्ब होंगे, है ना। तो दैट इज द डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है। टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस then in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. The molecular species or substance which concentrate or accumulate at the surface is termed adsorbate. जो आके एड्सॉर्ब हो रहा है उसे आप एड्सॉर्बेट बोल रहे हो, और जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होगा, and the material on whose surface the adsorption has taken place is called adsorbent, है ना। बाय हाँ सही है ना डेफिनेशन, ठीक है ना, स्पेलिंग मुझे लगा ए बी दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपकी जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, तो सीधे सीधे हमें डेफिनेशन क्या लिखनी, फिनोमेना ऑफ हायर कंसंट्रेशन एट द बल्क एट द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क इज नोन एज क्या हमारा एड्सॉर्प्शन। यहाँ सेकंड पूछे व्हाट इज एड्सॉर्बेट, तो एड्सॉर्बेट मतलब द सब्सटेंस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, एंड एड्सॉर्बेंट पूछे तो substance on the surface of which adsorption takes place, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन वापस उसी टर्म्स को रिपीट कर रहा है, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, द सरफेस substance on the surface of which adsorption occurs is known as adsorbent, and the substance that get adsorbed on the solid surface due to intermolecular attraction are called adsorbate. Charcoal, silica gel, alumina gel are good adsorbents because they have high porous structures and have large surface area. Colloids on account of their extremely small dimensions possess enormous surface area per unit mass and are therefore also good adsorbents. तो colloids को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, अभी बस उसने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है ना। सिलिका जेल का नाम सुना होगा आपने, चारकोल का नाम सुना होगा। इस रूम में अगर मॉइस्चर हो, ठीक है ना, इस रूम में मॉइस्चर है, अगर मैंने एनहाइड्रस CaCl2 को छोड़ा तो वो क्या करेगा, एनहाइड्रस CaCl2 एक अच्छा वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्ब करने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट पूरे रूम में से जितना भी मॉइस्चर होगा उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जबकि सिलिका जेल को छोड़ोगे तो सिलिका जेल क्या करेगा, केवल एब्जॉर्ब करेगा। मतलब सिलिका जेल की केवल कहां पर वाटर नजर आएगा आपको, सरफेस पर, बल्क में नजर नहीं आने वाला है ना। तो इसी तरह से चारकोल आपको पता ही है गैसेस के एड्सॉर्प्शन के लिए यूज होता है। जब हम माइंस वगैरह में जाते हैं तो जो आप हेलमेट पहनते हो, जो मुंह पे मास्क पहना जाता है, उसमें चारकोल लगा होता है, तो वो पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है आपका, एड्सॉर्ब। एल्यूमिना जेल इज आल्सो गुड एड्सॉर्बेंट फॉर वाटर। तो ये सब हमारे लिए गुड एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, और कोलाइड्स भी अच्छे एड्सॉर्बेंट की तरह काम करेंगे। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, दैट नेक्स्ट टॉपिक। अब एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है ना, तो पहला ही एग्जांपल उसने दिया है, adsorption of gas by charcoal. Finally divided activated charcoal has a tendency to adsorb a number of gases like ammonia, sulfur dioxide, chlorine, phosgene, etc. In this case charcoal acts as an adsorbent while the gas molecules act as किसकी तरह, adsorbent. Adsorption of a dye by charcoal. Animal charcoal is used for decolorizing a number of organic substances in the form of their solution. कोई कलर्ड सॉल्यूशन हो आपका, उसमें चारकोल छोड़ दीजिए तो चारकोल क्या करेगा, उसमें से उस कलर्ड सब्सटेंस डाई को क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब। द डिस्चार्ज ऑफ द कलर है ना, तो आप देख सकते हैं आगे बोला ये कि वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है। द डिस्चार्ज ऑफ द कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कलर्ड कंपोनेंट, जो जनरली एक ऑर्गेनिक क्या होता है आपका, डाई, गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट दैट इज एनिमल चारकोल, ठीक है। अब ये छोटी छोटी वो डेफिनेशन आ रही है हमारा सॉर्प्शन है ना। सॉर्प्शन में क्या होता है आपका, when both adsorption and absorption takes place simultaneously. Simultaneously कैसे होगा,
सरफेस पर भी कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा है और वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, बल्क में भी थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा, एड्सॉर्ब होता है। तो इस तरह के फिनोमेना को एडी हटा दो तो क्या बचा वर्ड हमारा, सॉर्प्शन। तो सीधे सीधे डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी, इट इज प्योरली डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर जो आपको ध्यान रखनी है। व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस क्या हमारा, साइमल्टेनियसली, है ना। एग्जांपल आपको बताए गए, डाइज गेट एब्सॉर्ब्ड एज वेल एज एब्सॉर्ब्ड इन द कॉटन फाइबर, दैट इज क्या आपका सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एनिमल चारकोल मतलब एनिमल की बोन्स से जो बनाया जाएगा। हमारा जब बॉडी को जला देंगे तो बोन्स किस फॉर्म में आ जाएंगे, आपकी ऐश के फॉर्म में। ऐश इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ क्या आपका चारकोल, है ना। तो एनिमल चारकोल मतलब जो एनिमल से बनाया जा रहा है चारकोल। नाउ अब वो आपको बताने जा रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या क्या बेसिक डिस्टिंक्शन लग रहा है, पहला तो डेफिनेशन ही है कि इसमें केवल कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन में सरफेस पर, उसमें आपका यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन सरफेस पर भी होगा और बल्क पर भी। स्पंज में आपने पानी डाल के बैंक वगैरह में देखा होगा, स्पंज में पानी डाला हुआ रहता है, जैसे दबाते तो क्या होता है, पानी एकदम से बाहर निकलता है, क्योंकि बल्क में भी उसका कंसंट्रेशन क्या है आपका यूनिफॉर्म है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा है ना, पहली चीज। दूसरी पहला तो डेफिनेशन का डिफरेंस देंगे, दूसरा डिफरेंस क्या दे सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से होगा, ठीक है, जबकि एड्सॉर्प्शन क्या होगा, शुरू में तो फास्ट होगा, बाद में क्या होता जाएगा, धीरे धीरे स्लो। क्यों होता जाएगा, इट इज टेकिंग प्लेस ओनली एट द कहां पर, सरफेस। जैसे जैसे सरफेस फ्री सरफेस एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे इज द बेसिक जो दो डिफरेंस है हमारे, एक तो डेफिनेशन है और आप अपना रेट का बता सकते हो, उन्हीं को यहाँ एलोबरेट करा गया होगा। इन एड्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, while in absorption the concentration is uniform throughout the bulk of the solid, ठीक है ना। Adsorption is due to the fact that the surface particles of the adsorbent are in different state than the particles inside the bulk, जो अभी मैंने समझाने की कोशिश करी है with the help of diagram। bulk वाला अलग स्टेट में और surface वाला अलग स्टेट में। Inside the adsorbent all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all sides and hence they possess unbalanced or residual attractive force, जो आपको डायग्राम में बताया गया है। These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle on its surface। जैसे ही कोई नया पार्टिकल आया, इस unbalanced force of state की वजह से ये क्या करेंगे, उसे अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्सॉर्प्शन, अब जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स की बात करी थी, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, तीन चीजों की बात करनी है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, अगर डेफिनेशन पूछे मुझसे तो बस एंथैल्पी हमेशा कितने मोल के लिए डिफाइंड होती है, 1 मोल। तो क्या डेफिनेशन देंगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेट, दिस इज हमारा डेल्टा एच। और पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, है ना। तो ये एड्सॉर्बेट है, नीचे वाला बेंट है, ऊपर वाला जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो एड्सॉर्बेट। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती। तो इसलिए डेल्टा एच अगर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हो गया। एंट्रोपी की बात करेगा तो एंट्रोपी पहले से बढ़ेगी कि कम होगी, कम होती जाएगी, है ना। पहले मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम कर रहे हैं, फ्रीली घूमने का मतलब उनमें रैंडम मोशन ज्यादा था। अब अगर वो आके सरफेस पे चिपक गए तो रैंडम मोशन होने की टेंडेंसी क्या होगी, पहले से कम। और एंट्रोपी तो सिग्निफाई किसको करता है, आपका रैंडम मोशन को। तो डेल्टा एस की बात करें तो वो भी क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी की बात करें, फ्री एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो उसमें भी डेफिनेशन तो ये लेंगे हम लोग, फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, है ना। अब लो टेम्परेचर पर होगा कि हाई टेम्परेचर पर होगा, इस तरह का क्वेश्चन जेईई में पूछा गया। तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स से पता ही है कि डेल जी किसके बराबर होता है, डेल एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है ना। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन आपने अभी बोला नेगेटिव, बिकॉज देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेट। डेल्टा एस की बात करूं तो ये भी नेगेटिव। अब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन होती है, उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है ना। ठीक है, तो अब डेल जी को नेगेटिव होने के लिए अगर मैं टेम्परेचर के ऊपर कंडीशन रखूं तो टेम्परेचर लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए।
है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे उसे पॉजिटिव। अब टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है हमारा 0 केल्विन, 270 माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, तो टी तो नेगेटिव हो नहीं सकता, टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। टी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ने नेट क्या बना दिया पॉजिटिव। मुझे डेल जी नेगेटिव चाहिए, तो डेल जी नेगेटिव तभी हो सकता है जब इसका मैग्नीट्यूड इस वाले फैक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या हो आपका ज्यादा हो, और इट इज पॉसिबल ओनली एट कहां पर हमारा लो टेम्परेचर, है ना। वैसे भी बायोलॉजी का आप समझ सकते हो कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल जुड़ा था ये कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, है ना, ये कौन सा है आपका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हल्के से जुड़ा हुआ वो आपका। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बॉन्ड क्या होगा आसानी से टूट जाएगा, टूटते ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा भाग जाएगा। तो ये तीन चीजें हमसे पूछ सकता है, डेल एच, डेल एस और डेल्टा जी, उसी को यहाँ समझाने की कोशिश करी गई है। तो एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो मैंने अभी बताया, बिकॉज देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देयरफॉर डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब्ड द एंट्रोपी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, दैट इज डेल्टा एच भी क्या हो गया हमारा नेगेटिव। So adsorption is accompanied decrease in enthalpy as well as entropy of the system. ठीक है, for a process to be spontaneous, the requirement is that delta G must be negative. On the basis of equation del G equals to del H minus T delta S, जो अभी मैंने explain करी है, del G can be negative if delta H has sufficiently high negative values as minus of T delta S is क्या आपका positive, है ना। Thus in adsorption process which is spontaneous, delta S is negative and delta H is also sufficiently negative, and as a combination of these two factors delta G is also negative. So del H becomes less and less negative as adsorption proceeds further and further. Adsorption जितना ज्यादा further होगा मतलब bond formation क्या होगा उतना ही ज्यादा, तो delta H की वैल्यू क्या होती जाएगी उतनी ही नेगेटिव में कम होती जाएगी, है ना। Ultimately delta H becomes equal to T delta S and delta G becomes 0, that is the state of equilibrium which is attained. तो कुछ समय के बाद यहाँ पर भी क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म में हो गया। डेफिनेशन फॉर्म में हमें बस तीन चीजें, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है और फ्री एनर्जी, तीनों की डेफिनेशन में आपको बस 1 मोल के लिए बोलना है। एंथैल्पी डेल्टा एच के लिए एंथैल्पी चेंज बोलोगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेंट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। डेल्टा एस के लिए एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल, और डेल्टा जी के लिए फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल, है ना। और अगर आपसे बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि लो टेम्परेचर पर सुटेबल है कि हाई टेम्परेचर, तो उसका रीजन हमने अभी डिस्कस कर लिया, है ना। लॉजिक से भी बोल सकते हो, डेल्टा जी से भी बोल सकते हो ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, और वो लॉजिकल कि टेम्परेचर बढ़ाते ही मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी और बढ़ेगी, तो एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी हमारी कम, ठीक है। तो यही सब अब डेफिनेशन इसने बाद में दे दी। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, it is the amount of heat released when 1 mole of an adsorbent gets adsorbed on a particular adsorbent, ठीक है ना, at absorption equilibrium. It depends upon the nature of both adsorbent as well as adsorbent, ठीक है ना, क्योंकि किस तरह का बॉन्ड बन रहा है उससे हर एक की डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपका अलग अलग। अगर आपने निकिल की सरफेस पर हाइड्रोजन करवाया तो बॉन्ड थोड़े से अलग होंगे, प्लेटिनम की सरफेस पर H2 करवाया तो बॉन्ड का नेचर थोड़ा सा क्या होगा आपका और अलग होगा, और फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम लिया तो और अलग होगा। तो इसलिए उन दोनों के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। नाउ वी आर कमिंग फॉर टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन पूछे गए। तो बेसिकली दो तरह के एड्सॉर्प्शन होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल, ना। दोनों में फर्क इतना है कि फिजिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, वो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच इज अ सेकेंडरी बॉन्ड आपका। जबकि केमिकल में ये जो बॉन्ड होता है ये केमिकल बॉन्ड होता है, मतलब एक कोवालेंट बॉन्ड टाइप्स का आपका कुछ बन जाएगा, उसी को यहाँ पे समझा रहा है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। इफ एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड occurs on account of weak van der Waals force, the adsorption is termed as physical adsorption, या जिसे आप फिदिशॉर्प्शन भी बोलते हो, है ना। When the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds, the adsorption is termed as chemical adsorption or chemisorption, है ना। The chemical bonds may be covalent or ionic in nature. The chemisorption has a rather high energy of activation
and is therefore often referred to be एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो वी हैव सीन इन द केमिकल काइनेटिक्स कि हमेशा वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस नहीं कर लेता, ठीक है ना। तो इसलिए वो बोल रहा है कि इसलिए हम केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, एज वेल एज वी कैन आल्सो से एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, है ना। समटाइम्स दिस टू प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली एंड इट इज नॉट इजी टू एसर्टेन the type of adsorption. A physical adsorption at low temperature may pass into chemisorption as the temperature is increased, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बैरियर को आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्रॉस। तो वही जो फिजिकल बॉन्ड था वो अब किस में बदलने की टेंडेंसी अब बढ़ती जाएगी, उसकी केमिकल बॉन्ड में। तो वही कह रहा है कि अगर आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो लो टेम्परेचर पर हो रहा है में पास इनटू केमिसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज क्या आपका इंक्रीज। Now, for example, hydrogen is first adsorbed on the nickel by van der Waals force. Molecules of the hydrogen then dissociate into hydrogen atoms. आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हो गया आपका, टूट गया, एटम्स में आ गए, एंड आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय किससे, केमिसॉर्प्शन, ठीक है ना। और यही प्रोसेस होती है। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन बताया गया हो तो पहले सॉलिड सरफेस पर हाइड्रोजन आके जुड़ता है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन से, फिर H2 और H2, है ना। सपोज करो दिस इज माय निकल सरफेस, तो H2 और H2 जो आते हैं इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड बनता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बॉन्ड क्या होता जाता है आपका, ब्रेक, और ये बॉन्ड आपका क्या होता जाता, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो पहले तो वो फिजिक्स ऑप्शन था, अब ये कौन से ऑप्शन में बदल गया, केमिस ऑप्शन। एंड नाउ जैसे ही एल्कीन आता है इसकी सरफेस पर C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो चूंकि ये सॉलिड फेस में और वो किस फेस में आपका, गैसियस, तो यहां से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी क्या होती जाती, बढ़ती जाती, और ये बॉन्ड बनता जाएगा, ये बॉन्ड क्या होता जाएगा आपका, वीक होता जाएगा। इसी वजह से अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम भी याद हो तो जब भी गैस सॉलिड के साथ आता है तो सॉलिड की एक्टिविटी हम लोग हमेशा कितनी लेते हैं, 1। सॉलिड को कभी भी केपी या केसी के एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट, क्योंकि इसके कंसेंट्रेशन में तो कोई भी चेंज होने वाला नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसकी सरफेस की फिजिकल स्टेट थोड़ी बहुत क्या हो सकती, पहले अगर रफ था तो बाद में क्या होगा, थोड़े बहुत गड्ढे गड्ढे टाइप्स हो गए। बाकी कंसंट्रेशन अगर ये 1 kg का पीस है, 10 ग्राम का पीस है, तो वो वैसा का वैसा ही क्या होगा, पड़ा रहेगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स केवल सरफेस पर क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, है ना, बाकी कुछ भी एक्शन नहीं हो रही। तो ये बॉन्ड टूट के एल्कीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा एल्केन में। तो उस चीज को भी यहाँ समझाया गया हमारा, है ना। अब कंपैरिजन करा गया है, द कंपैरिजन ऑफ फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, ठीक है ना। द फिजिकल एड्सॉर्प्शन फर्स्ट कॉलम है, सेकंड केमिकल, है ना। पॉइंट वाइज डिफरेंस दिए गए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है जेई में एज वेल एज आपका 12th बोर्ड में। इट इज कॉज्ड बाय इंटरमोलिकुलर वैन डर वाल्स फोर्सेस, जबकि इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड, इट इज नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक से मतलब कोई भी गैस छोड़ दो आप सॉलिड की सरफेस पर, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि किसी को एड्सॉर्ब करे, किसी को एड्सॉर्ब न करे। यहाँ पर तो क्या है, कोई भी गैस छोड़िए वो हमेशा फिजिकली तो थोड़ी बहुत हमेशा क्या होगी, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होगी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्पेसिफिक। जबकि ये क्या है हमारा, इट इज हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि कुछ ही गैसेस होंगी जो फिजिक्स ऑप्शन को किसमें कन्वर्ट कर पाएंगी, केमिस ऑप्शन में। और वो भी कब होगा, जब उनके बीच में प्रेजेंट बॉन्ड क्या हो जाए, आसानी से टूट जाए, है ना। इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो ये हट गया और वापस टेम्परेचर कम हुआ तो जुड़ गया, ये चलता रहेगा आपका। इट इज क्या हमारा, इरिवर्सिबल। एक बार बॉन्ड टूटे तो उसे बनाने में वापस आपको मेहनत क्या होगी, काफी ज्यादा, तो दैट इज इरिवर्सिबल नेचर का हो गया, है ना। फोर्थ पॉइंट बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। मोर इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड रेडिली, है ना। अगर इजीली लिक्विफिएबल गैस है मतलब उसकी भागने की टेंडेंसी क्या हो गई, पहले से कम हो गई। गैस तो भागती रहती है, अगर लिक्विड में बदलने की टेंशन है, गैस का मॉलिक्यूल है मेरे हाथ में, अगर ये वेपर फॉर्म में तो उड़ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में होगा तो उल्टे ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो लिक्विफिएबल गैस होगी तो उसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी क्या होगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैसेस विच फॉर्म कंपाउंड विद द एड्सॉर्बेंट एग्जिबिट क्या आपका केमिकल सॉर्प्शन। दोनों नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसमें बस लिक्विफिएबल नेचर है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग किसका फॉर्मेशन कर सके, आपके बॉन्ड का,
है ना। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसकी लो होगी क्योंकि बॉन्ड आपका वीक बन रहा है। इसकी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, हाई। वो इसलिए नॉर्मली किस टेम्परेचर पर होगा आपका, लो टेम्परेचर। ये किस टेम्परेचर पर होगा आपका, हाई, है ना, आगे वो दिया भी होगा। 6 पॉइंट ये हमारा कि लो टेम्परेचर इज फेवरेबल एंड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। वाइल केमिस ऑप्शन के लिए हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब भी केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होगा तो आपके ग्राफ का पैटर्न हमेशा इसी तरह से होगा। बेल शेप्ड ग्राफ देखे थे ना आपने, शुरुआत में तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती जाती, बढ़ती जाती। एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर आ जाता है, उसके बाद क्या होगी वो आपकी कम, ठीक है। अगला पॉइंट है नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, जो मैंने पहले ही अभी एक्सप्लेन करा। जबकि इसमें क्या होगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, इसी वजह से इसे एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। हाई प्रेशर इज फेवरेबल, डिक्रीज ऑफ प्रेशर कॉसेस डिसॉर्प्शन। अब हाई प्रेशर से मतलब क्या, गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसे भी प्रेशर को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना। तो अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो गैस के लिक्विड में बदलने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, तो एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इधर हाई प्रेशर इज फेवरेबल, डिक्रीज ऑफ प्रेशर डज नॉट कॉज डिसॉर्प्शन, कांस्टेंट हो जाता है। अभी उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। 9th पॉइंट है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो उसमें तो कोई समझाने वाला पॉइंट है नहीं, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, ये भी डिपेंड करेगा आपका, है ना। इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ये दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर्स ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस, जबकि ये हमारा इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर। अब इस पॉइंट से क्या मीनिंग है हमारा, मल्टी और यूनि से, है ना। एक बार जो पहला मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो गया यहाँ पर, अब ये किस तरीके से एड्सॉर्ब हुआ, वैन डर वाल बॉन्ड से, सही है। अगला जो मॉलिक्यूल आएगा, अब हमें तो पता है दो मॉलिक्यूल के बीच में हम केमिकल बॉन्डिंग में वैन डर वाल फोर्सेस पढ़ चुके। इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फिर से कौन सा बॉन्ड बन सकता है, वैन डर वाल। तो ये भी फिजिकल था, ये भी एक तरह से फिजिकल। फिर अगले में भी कौन सा बन सकता है आपका, फिजिकल। तो ये इस तरह से मल्टी मॉलिकुलर क्या होती जाएंगी, आपकी लेयर बनती जाएगी। जबकि इसमें यूनिमोलिकुलर लेयर क्यों है, अगर पहला वाला केमिकल है, मान लीजिए केमिकल एड्सॉर्प्शन है, तो अगला वाला डेफिनेटली कौन सा होगा, फिजिकल ही होगा। अब वो केमिकल नहीं हो सकता है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा वीक कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, आपका वैन डर वाल। फिर अगला वाला भी कौन सा होगा, फिजिकल। तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा बोल रहे हैं, यूनिमोलिकुलर। केमिकल एड्सॉर्प्शन में केवल एक ही लेयर बन सकती, दूसरी लेयर हमारा पॉसिबल नहीं है। है ना। तो दैट इज सम, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जो हमारे क्लियर हो गए, जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी आपका, ठीक है। अब हमारे लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। आप भी जितना जो देख रहे हो, अभी मैंने कॉन्टेक्ट प्रोसेस की बात करी, ओसवाल्ड की, एज वेल एज हेबर प्रोसेस या हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, इन सभी में गैस एड्सॉर्ब हो रही है कहां पर, हमारा ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड, है ना। इसको हम लोग देखें, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना। पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ गैस, दैट इज नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट। उसमें जो हमने अभी बात करी उसी को एक्सप्लेन करा गया। इजीली लिक्विफिएबल गैसेस सच एज HCl, NH3Cl2 etc. are adsorbed more than the permanent gases such as H2, N2 and O2. You know, the ease with which a gas can be liquefied is primarily determined by its critical temperature, जो हमने गैसियस स्टेट में पढ़ाई है लास्ट ईयर। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, मोर इजीली विल बी क्या आपका लिक्विफाइड। क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या थी हमारा, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो अगर जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एक का 200 केल्विन है मान लीजिए और एक का 300, तो इसका मतलब क्या, दूसरी वाली गैस वाइड रेंज तक क्या हो सकती, लिक्विड फॉर्म में बदल सकती। 200 से 300 के बीच में भी उसके लिक्विड में बदलने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई ये पॉइंट बोला जा रहा है कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, मोर इजीली इट विल बी लिक्विफाइड and therefore more readily it will be absorbed on the solid, है ना। ईकेल में अभी सुना रहा हूं आपको, 2-3 बार बस आपको थ्योरी पढ़नी है, उससे चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बार में तो आपको के लिए रामायण के पाठ की तरह
सुन लेना है, राम सीता कौन है समझ लेना है ना। हालांकि पति पत्नी थे, बाद में हम भाई बहन ही बोलते हैं उनको हमेशा, ठीक है ना। नॉर्मली तो ये होता, रावण की पत्नी बताते हैं। मैंने आगे कुछ नहीं बोला अभी, बाकी आप समझ गए, ठीक है ना। चलो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट के नेचर से मीनिंग क्या है, अगर आपने फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लिया एड्सॉर्बेंट तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा, और नॉर्मल आपने फॉर्म में लिया है, जैसे इसी को तोड़ के चूरा फॉर्म में कर दूं तो चूरा फॉर्म में होने से क्या होगा, इसकी वाटर को एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। तो वही बस पॉइंट है हमारा। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेटेड चारकोल, दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन, मेटल ऑक्साइड, सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, क्ले, मिट्टी को भी देखा होगा, कैन एब्जॉर्ब गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइड. Gases such as H2, N2 and O2 are generally adsorbed on finally divided transition metals like nickel and cobalt. वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी. एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, एक्टिवेशन से मतलब उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाना है ना. मेटेलिक एड्सॉर्बेंट्स आर एक्टिवेटेड बाय मैकेनिकल रबिंग और बाय सब्जेक्टिंग इट टू सम केमिकल रिएक्शन, ताकि उनकी सरफेस थोड़ी सी क्या हो जाए, जो स्मूथ थी वो थोड़ी सी सरफेस क्या हो जाए, खुरदरी टाइप की हो जाए. तो खुरदरी होने से क्या होगा, चिपकने की टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना. टू इंक्रीज द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ द एड्सॉर्बेंट्स दे आर सब डिवाइडेड इनटू किसके अंदर हमारा स्मॉलर पीसेस. एज ए रिजल्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीज एंड देयरफॉर द एड्सॉर्बिंग पावर आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. अब हमारा आ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जैसे इसको तो हम बाद में पढ़ रहे हैं, ये ग्राफ जेई में पूछा गया है. तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं x बाय m है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x बाय m, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. x है कितना मास एड्सॉर्ब्ड हो रहा है किसका, एड्सॉर्बेट का, और m है पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट. ठीक है. तो इसे x बाय m को हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, टेम्परेचर बढ़ने पर लगातार ये ग्राफ क्या होता जा रहा मेरा, कम. तो दैट मीन इट इज कौन सा एड्सॉर्प्शन हो गया, फिजिकल. क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का था कि इट ऑलवेज डिक्रीजेस विद किसके साथ, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. और इस तरह का ग्राफ हमेशा किसके लिए होता है, केमिकल फोर्सेस के लिए. तो ये डेफिनेटली कौन सा वाला एड्सॉर्प्शन होगा मेरा, केमिस ऑप्शन है ना. उसी को यहाँ पर समझाया गया है. मोस्टली द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक and reverse process of desorption is endothermic. If the above equilibrium is subjected to increase in the temperature, then according to Le Chatelier's principle, with the increase in temperature, desorption will be favored. है ना. Physical adsorption decreases continuously with increase in temperature, whereas chemisorption increases initially, शुरू में बढ़ेगा, shows a maximum in the curve and then it decreases क्या आपका continuously. ठीक है ना. तो ये ध्यान रखना है आपको. द इनिशियल इंक्रीज इन केमिसॉर्प्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाई द केमिसॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, जो हम पहले बोल चुके. अ ग्राफ बिटवीन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसे आप एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बोलते हो. मैंने एक्स और एम का मीनिंग बता दिया. एक्स है मास ऑफ एड्सॉर्बेट और एम है आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि पर यूनिट मास में एड्सॉर्बेट का कितना मास आकर क्या हो रहा है हमारा, एड्सॉर्ब. एंड द टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट गैस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार, है ना. आइसोबार का मतलब भी क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब क्या आपका प्रेशर. तो ये जो ग्राफ हमने प्रीवियस वाले ग्राफ देखे हैं, ये किस पर है, आपके कांस्टेंट प्रेशर पर. वी आर ओनली सीइंग द इफेक्ट ऑफ किसका, टेम्परेचर. ठीक है ना. अब हम लोग जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका. The extent of adsorption of a gas per unit mass of the adsorbent depends upon the pressure of the gas also. The variation of extent of adsorption expressed as x by m, where x is the mole है ना. In fact आप इसे mass भी बोल सकते हो. Mole of the adsorbent and small m is the mass of adsorbent and the pressure is given as below. A graph between amount of adsorption and gas pressure keeping the temperature constant. अब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. is called an adsorption isotherm. ठीक है ना. अब आइसोथर्म हो गया क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो आप इसमें देख सकते हो कि शुरुआत में आपका प्रेशर बढ़ने पर, ठीक है ना, ये ग्राफ धीरे धीरे करके क्या होता है आपका, बढ़ते जा रहा है. फिर एक सैचुरेशन प्रेशर आता है, PS का मतलब है सैचुरेशन प्रेशर, जिसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो फिर आगे फर्दर बढ़ नहीं सकता है. तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ आते हैं, उसी को यहाँ पर बस एक्सप्लेन कर रहा है. इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर 1 दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस
with pressure and becomes maximum corresponding to the pressure PS called equilibrium pressure. Since adsorption is a reversible process, the desorption also takes place आपका simultaneously, है ना। हमारे सिलेबस में अब जैसे ये वाला ग्राफ जेई 2011 में एग्जैक्टली सेम ग्राफ पूछा गया था, ठीक है ना। तो फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, साइंटिस्ट का नाम है कौन सा, फ्रेंडलिश। उसने सबसे पहले इसको स्टडी करा तो उसके नाम पर इस आइसोथर्म को नाम दिया गया फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। आप देख रहे हो -78 पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है आपका, ज्यादा, -29 पर कम हो गया पहले से, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पहले से कम होता जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये और भी कम हो गया, ठीक है ना। तो उसी को उसने स्टडी करा था। फ्रेंडलिश इन 1909 gave an empirical relationship between the quantity of the gas adsorbed by unit mass of the solid adsorbent and pressure at a particular temperature, and relationship can be expressed by the following equation: x by m equals to k into p की पावर 1 by n। ना जब वेरी लो प्रेशर है, ये जो पिछला ग्राफ आपने देखा है ये फ्रेंडलिश का है, वेरी लो प्रेशर पर जो होता है n की वैल्यू 1 होती है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आपका p। तो इसलिए शुरुआत में जो ग्राफ होता है ये हल्का सा क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। जब थोड़ा सा मॉडरेट प्रेशर होता है हमारा, तो मॉडरेट प्रेशर पर, है ना, मॉडरेट प्रेशर पर n की वैल्यू 1 से क्या होती है, ज्यादा, तो x इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n। दैट्स व्हाई ये ग्राफ किस नेचर का है, बाद में कर्वेचर। और वेरी हाई प्रेशर पर x बाय m जो होता है वो p की पावर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई उसके बाद ये कर्व क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। तो हमें 3 रीजन ध्यान रखना फ्रेंडलिश के, जो फुली उसने आगे दिया भी होगा, है ना। वेयर x इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द मास m ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट अ प्रेशर p, k and n आर कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब k और n की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हो, तो अगर आप इस इक्वेशन से जाते हो, है ना, पिछली वाली कौन सी इक्वेशन थी हमारा, x बाय m इक्वल्स टू k इंटू पी की पावर 1 बाय n। तो मुझे अगर x, k और n की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों साइड्स का क्या ले लूं, log। तो log ऑफ x बाय m इक्वल्स टू log k प्लस 1 बाय n log p। तो इन्होंने बस यही करा है, आप देख सकते हो कि log ऑफ x बाय m जो भी y एक्सिस पर लिखा होता है, इसे मैं क्या एज्यूम करके चलूं, अपना y, और किसके बीच में ग्राफ बनाया है, log p। तो आप इसे x मान लो, तो इट इज y इक्वल टू क्या, c प्लस mx टाइप का ग्राफ। तो जो भी आपको इंटरसेप्ट दिया रहेगा वो किसकी वैल्यू होगी आपके लिए, log k। आप उससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, k की। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन न कोई आया है, न ही कोई होगा शीट में भी, बट बस ग्राफ से पूछ सकता है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही पूछ सकता है कि log ऑफ x बाय m वर्सेस log p के ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या है, तो इंटरसेप्ट इज सिंपली log k। और अगर मुझे स्लोप पता पड़ जाए तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 1 बाय n के, ठीक है ना। तो ये आपको ग्राफ ये वाला एज वेल एज ये वाला एज वेल एज ये वाला, तीनों ही ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेई में तीनों ग्राफ पूछे जा चुके हैं आपको, ठीक है ना। लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, हालांकि ये हमारे जेई सिलेबस में नहीं है ना। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा गिवन था तो मैंने 2 पॉइंट्स बस इसके डिस्कस कर दिए। ये दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे। लैंगमुइर डिराइव्ड इट ऑन थ्योरेटिकल कंसीडरेशन बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट, पहला एजम्पशन है हमारा, एवरी एड्सॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट एंड द एबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल टू बाइंड देयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट नियर बाय साइट्स आर ऑक्यूपाइड, है ना। तो दोनों ये जो एजम्पशन बोल रहा है इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस उसने माना है, तो हमें ध्यान रखना है हर एड्सॉर्प्शन साइट आपस में क्या है हमारे लिए, इक्विवेलेंट। और अगर एक साइड भर गई है तो इसको दूसरी साइड से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वही कह रहा, एबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू बाइंड देयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट नियर बाय साइट आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। ही कंसिडर्ड एड्सॉर्प्शन टू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अपोजिंग प्रोसेस। 2 अपोजिंग प्रोसेस कौन सी है कि मॉलिक्यूल आके जुड़ भी सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल वापस निकल भी सकते हैं, क्योंकि किस तरह की प्रोसेस है ये हमारा, रिवर्सिबल, है ना। द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड जुड़ रहे हैं, एंड डिसॉर्प्शन ऑफ द एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड निकल भी रहे। एंड ही बिलीव्ड इवेंचुअली अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अबव 2 अपोजिंग प्रोसेसेस।
He also assumed that the layer of adsorbed gas was unimolecular. This isotherm works particularly well for किसके लिए हमारा chemisorption. और उसने बाद में जब रिलेशन निकाला अपना तो उसी टाइप का रिलेशन है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन x by m इक्वल्स टू AP अपॉन 1 प्लस BP, है ना. इसको आप फ्रेंडलिश से लिंक करोगे वैसे का वैसे ही हो जाएगा आपका. अगर वेरी लो प्रेशर हो गया तो वेरी लो प्रेशर का मतलब 1 प्लस BP. वेरी लो प्रेशर में P टेंडिंग टू कहाँ होगा, 0. और मैंने बोला था जब कोई चीज टेंडिंग टू 0 होती है तो आप उसे किसी के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट. और अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा. ठीक है. तो अगर आपने 1 BP को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करा तो x बाय m इक्वल टू किसके बराबर हो गया, AP. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रेशर. सिमिलर टू किसकी तरह, फ्रेंडलिश. है ना. अब मॉडरेट प्रेशर पर P की पावर 1 बाय n था तो आप मॉडरेट प्रेशर पर क्या करो, इसको P से डिवाइड कर दो तो A अपॉन 1 बाय P प्लस B. तो अब x बाय m और P का ग्राफ किस तरह का होगा आपका, कर्वेचर. और जब वेरी हाई प्रेशर हो जाएगा मतलब P टेंडिंग टू इंफिनिटी तो अभी जो आपने डिवाइड करा था ऊपर तो A हो गया, नीचे 1 बाय P प्लस B बचा. ठीक है ना. P टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 बाय P टेंडिंग टू 0. तो केवल आपके पास क्या बचा, A अपॉन B. और A अपॉन B मतलब क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट. ठीक है ना. तो ये फ्रेंडलिश से पूरा मिलता जुलता है, बस इक्वेशन नहीं हो गई. फ्रेंडलिश ने इक्वेशन दी थी x बाय m इक्वल्स टू k P पावर 1 बाय n और लैंगम्यूर ने इक्वेशन दे दी x बाय m इक्वल्स टू AP अपॉन 1 प्लस BP, वेयर A एंड B आर लैंगम्यूर पैरामीटर्स एट वेरी हाई प्रेशर. आया सभी को समझ में, क्या करा, वेरी हाई प्रेशर पे मैंने P से क्या करा, डिवाइड. P से डिवाइड करते ही ऊपर क्या बचा, केवल A, इधर 1 अपॉन P प्लस B. और वेरी हाई प्रेशर है तो 1 बाय P टेंडिंग टू 0. तो वेरी हाई प्रेशर पर इट इज A बाय B. एट वेरी लो प्रेशर हमने इसे नेग्लेक्ट करा तो 1 प्लस BP की जगह क्या बचा, केवल 1. तो x बाय m किसके बराबर हो गया आपका, AP, है ना. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पैरामीटर्स A एंड B इक्वेशन में भी रिटर्न इन इट्स इनवर्स फॉर्म. उसको उल्टा करके B बाय A प्लस 1 बाय AP. अब आप चाहो तो वापस क्या कर सकते हो, इनका ग्राफ बना के A और B पैरामीटर को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन. ठीक है ना. A plot of m by x against 1 by p gives a straight line with slope and intercept equal to, ठीक है ना, जो आपको प्रीवियसली दिख रहा है. स्लोप किसके बराबर हो गया, 1 by a. इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया, b by a, है ना, रेस्पेक्टिवली. एट लो प्रेशर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन C x by m increases linearly with p. At high pressure according to equation B it becomes constant, that is surface is fully covered and change in pressure has no effect and no further adsorption takes place, which is clear from the figure. No figure नहीं, that figure is same for both. No figure नहीं, ये फिगर सेम है. शुरुआत में स्ट्रेट लाइन, फिर कर्वेचर और बाद में क्या आपका कांस्टेंट, चाहे वो फ्रेंडलिश हो चाहे लैंगम्यूर हो आपका. ठीक है ना. अब बस कुछ उसकी एप्लीकेशन है हमारा कि कहाँ पर रियल लाइफ में से यूज करते हो, है ना. एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन. पहला एप्लीकेशन गैस मास्क में, जो अभी आपको मैंने बोली थी. एक्टिवेटेड चारकोल इज जनरली यूज्ड इन गैस मास्क टू एब्जॉर्ब पॉइजनस एंड टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम एयर, है ना. ये होता भी अभी लास्ट ईयर आ गया था स्वाइन फ्लू मार्केट में काफी ज्यादा. और स्वाइन फ्लू के लिए फिर बीच में लोगों ने क्या करना चालू करा था, मास्क पहनना चालू करा था. उन मास्क में क्या होता है, बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं जो पॉइजनस गैसेस और वायरसेस को अंदर आने नहीं देते हैं. वो अपनी सरफेस पर क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब, है ना. दिस मास्क आर कॉमनली यूज बाय द माइनर्स. माइनर्स तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज देयर आर पॉइजनस गैसेस लाइक CO, CH4 एटसेट्रा आर इन द एटमॉस्फेयर इन कोल माइंस. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. सेकेंड, इन डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, कलर्ड मटेरियल को रिमूव करना. मॉर्डेंट सच एज एलम्स आर यूज्ड इन डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, है ना. एलम पता ही होगा ना आप सभी को. दे एब्जॉर्ब द डाई पार्टिकल विच अदरवाइज डू नॉट स्टिक टू द क्लास. इन डीह्यूमिडाइजर्स मतलब ह्यूमिडिटी को क्या करना, दूर करना. सिलिका जेल इज कॉमनली यूज्ड टू एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर. Many substances such as sugar, juice and vegetable oils are colored due to the presence of impurities, and this can be decolorized by placing them in contact with adsorbent like activated charcoal or fuller's earth, है ना. ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है. ठीक है. अब heterogeneous catalysis जो आपको बताइए, ओसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, सब में the phenomena of adsorption is useful in heterogeneous catalysis.
Metals such as Fe, nickel, platinum, palladium, etc. are used in manufacturing process such as contact process, Haber process, hydrogenation of oils, है ना. Their use is based upon the phenomena of किसका adsorption. Refining petroleum, silica gel is used as adsorbent in petroleum refining. Chromatography, क्रोमा का मतलब क्या होता है आपका कलर, है ना. डिफरेंट कलर को क्या करते हैं ना, एड्सॉर्ब. Chromatography, it is the method of separation of component and it is based on the preferential adsorption column is common device used, है ना. It is based on the preferential adsorption of, आगे छपा नहीं है इसमें एक लाइन, preferential adsorption of adsorbate by adsorbent. अलग अलग कलर को क्या करेंगे वो अलग अलग मेथड से एड्सॉर्बेंट करते हैं. क्रिएटिंग वैक्यूम, हाई वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड बाय रिमूविंग गैसेस बाय क्या एड्सॉर्प्शन. गैस रिमूव करते जाओगे तो क्या क्रिएट होता जाएगा आपका वैक्यूम. किसी बॉटल से आप एयर खींचना चालू कर दो तो अंदर क्या होता है वैक्यूम, जिसकी वजह से बॉटल क्रश होती जाती है हमारी, ठीक है ना. तो ये सब हमारी जनरल एप्लीकेशन है. एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर इज यूज्ड. Surface of certain precipitate such as silver halide have the property of adsorbing some dye like, है ना, resin, fluorescein, etc. In case of precipitation titration, that is AgNO3 versus NaCl of the indicator, adsorb at the end point producing a characteristic color of the precipitate. इसका कोई उतना ज्यादा यूज नहीं, ठीक है ना. इन फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मेटलर्जी अभी नहीं हुई ना आपकी, तो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में मेटलर्जी में आपका यूज होगा. सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर, आयन एक्सचेंज रेजिन, हमने हार्डनेस ऑफ वाटर में अगर आपको ध्यान हो तो पढ़ी थी मेथड का नाम कि आयन एक्सचेंज रेजिन क्या करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं. यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज बेस्ड अपॉन सिलेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस ऑन द रेजिन, ठीक है ना. The organic polymers containing groups like COOH, SO3H, NH2, etc. are possess the property of selective adsorption of ions from the solution. These are quite useful in the softening of क्या water. अब ये सब रियल लाइफ के फिनोमेना है, अभी आपको केवल ध्यान रखना है ना, क्योंकि आप इन्हें जब लेबोरेटरी में देखोगे तब आपको फीलिंग आएगी कि वास्तव में ऐसा होता है. हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तो 8-10 यूज बोल दिए. अगर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बोर्ड में पूछ ले तो गैस मास्क का तो आप आसानी से याद रख सकते हो, ये रियल लाइफ से आपको पहले ही पता है. रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर, ये सेकंड याद रख सकते हो. हिट्रोजिनस कैटालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3, है ना. क्रिएटिंग वैक्यूम बोल ही सकते हो आप, 4, ठीक है ना. इनमें से और 5वें नंबर पर आप याद रख सकते हो कौन सा, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बिकॉज मेटलर्जी की ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है. तो दैट कंप्लीट्स अवर एड्सॉर्प्शन. बस इतने से पॉइंट है इसमें आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है ना. मैं 5 मिनट में रिवाइज करवा दे रहा हूं फिर से. क्या था एड्सॉर्प्शन में हमारा, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस इज नोन एज क्या हमारा एड्सॉर्प्शन, जिसको एड्सॉर्प्शन बोला जाता है हमारा. एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या था, एक में बल्क होता है फिनोमेना और एक कौन सा फिनोमेना, सरफेस. एक एड्सॉर्प्शन शुरू में तो फास्ट होता है, बाद में धीरे धीरे स्लो, है ना, और वो यूनिफॉर्म रेट से आपका चलता रहता. सॉर्प्शन क्या था हमारा, जब एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों एक साथ होने लग जाए. डिसॉर्प्शन क्या था हमारा, है ना, एड्सॉर्ब सब्सटेंस का वापस बाहर निकलना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन. डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोएरोजिनेशन सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ ही चुके हो. तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना, डिहाइड्रोएलोजिनेशन का मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों का निकलना. तो ऐसे ही डिसॉर्प्शन का मतलब जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो गया उसे क्या करना है, आपको बाहर निकालना है, ठीक है. एड्सॉर्प्शन के एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन पूछे तो 3 टर्म्स थे उसमें, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस. डेल एच हमेशा नेगेटिव, डेल एस भी हमेशा नेगेटिव. डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए टेम्परेचर को आपको लो रखना पड़ेगा. हाई टेम्परेचर पर रिवर्स फिनोमेना मतलब डिसॉर्प्शन होने लग जाएगा. एड्सॉर्प्शन 2 तरह का था, केमिकल और फिजिकल. दोनों के बीच के डिफरेंस आपको याद रखने कि फिजिकल में वॉन डर वॉल था, उसमें केमिकल बॉन्ड. फिजिकल मल्टीमोलिकुलर होता है, जितनी लेयर चाहो उतनी बना सकते हो, वो यूनिमोलिकुलर. फिजिकल रिवर्सिबल नेचर का होता है, वो इरिवर्सिबल. फिजिकल स्पेसिफिक नहीं था क्योंकि कोई भी गैस, जबकि वो क्या था आपका हाईली स्पेसिफिक. फिजिकल टेम्परेचर के साथ लगातार कम होता जा रहा था, ग्राफ हमने देखा था, जबकि केमिकल वाला शुरू में बढ़ता है मैक्सिमम होके फिर कम होता है आपका. तो इस तरह के वो 5-6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको अपने ध्यान रखने हैं. और फिर गैसेस के एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ गैस क्या है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है,
एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब उसकी सरफेस को खुरदरा बना दो, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दो, ठीक है ना। और अगला पॉइंट था आपका प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमारे पास दो तरह के आइसोथर्म आपको याद रखने, एक लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक आपका फ्रेंडलिश, ठीक है ना। तो दैट कंप्लीट्स अवर फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन ना। नाउ वी आर कमिंग फॉर सेकंड फिनोमेना, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन भी ये रियल लाइफ से काफी ज्यादा आपका रिलेटेड है, बट वही है कि हमें फील नहीं होता क्योंकि हम उतना ज्यादा मिल्क जो है, मिल्क इज बेसिकली नथिंग बट है कोलाइड, है ना। फॉग, मिस्ट, ये सब जो आप देखते हो बाहर, अभी जैसे ठंड आएगी तो फॉग भी दिखेगी आपको, ड्यू पार्टिकल्स दिखेंगे पत्तियों के सरफेस पर, ये सब कौन सी चीजें आपकी कोलाइड, है ना। पहले मैं सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करूं तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पढ़ चुके हम लोग। वहां पर हमने टर्म लिखी थी ट्रू सॉल्यूशन, है ना। जब भी आप किसी चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व करो, जैसे इस चॉक को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं पाउडर फॉर्म में, तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब मेरे पास पानी है, मैंने उसके अंदर डाला पाउडर फॉर्म में, मुझे अगर कुछ भी नहीं दिखाई देता है वो, तो क्या बोलूंगा मैं, ये पूरी तरह से क्या हो गया, डिसॉल्व। वो होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना। दूसरे, अब ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या, इतना फाइनली डिवाइडेड डिसॉल्व हो चुका होगा कि आप माइक्रोस्कोप से भी देखने जाओगे तब आपको पार्टिकल्स नजर आने वाले नहीं है। दूसरे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे NaCl को पानी में डाला तो नमक कभी भी आपको पानी में दिखाई देने वाला नहीं है। ये पानी जो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं देख के नहीं बता सकता हूँ कि ये नॉर्मल वाटर है कि सॉल्टेड वाटर। मैंने सॉल्यूशन में भी ये आपको एग्जांपल दिया था, ये केवल आप पी के देख सकते हो, बता सकते हो टेस्ट के डिफरेंस है आपका, है ना, क्योंकि नमक इसमें थॉरोली क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है, मेरा ट्रू सॉल्यूशन। अब मैंने इसी के अंदर रेती डाली तो क्या होगा, रेत तो डिसॉल्व होनी नहीं, वो तो सीधे सीधे नीचे आके क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। दैट इज नोन एज क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब जो सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में तो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देने वाले, सस्पेंशन में नेकेड आई से ही दिखाई देंगे। इन दोनों के बीच की स्टेट होती है क्या, कोलाइड्स, जो नेकेड आई से तो दिखाई न दे बट माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या हो जाए, दिखाई दे जाए। उनके पार्टिकल की साइज रिलेटिवली क्या होती है, बड़ी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज आप अपने सॉल्यूशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल की साइज काफी बड़ी है, ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल की साइज काफी छोटी है, लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की स्टेट है कौन से सॉल्यूशन, हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से तो बड़ी है बट 10⁻⁵ से छोटी है। मतलब अगर आप इसको आर्मस्ट्रॉन्ग के टर्म में बताओगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर मतलब 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻8 और 10⁻⁵ का मतलब 1000। तो अगर पार्टिकल की साइज 10 आर्मस्ट्रॉन्ग से छोटी है तो ट्रू सॉल्यूशन, 10 से 1000 के बीच में है तो कोलाइड, और 1000 से भी बड़ी हो गई आर्मस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में तो वो आपका सस्पेंशन, है ना। तीनों को मैंने फिजिकली कोशिश करी फील कराने की, कि फील हो ही गया होगा कि नमक पूरी तरह से डिसॉल्व होगा, ट्रू सॉल्यूशन, रेती पूरी तरह से मुझे दिखाई देने वाली है वो सस्पेंशन, और बीच वाली स्टेट हमारे लिए क्या होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट और क्या टर्म यूज करते थे, सॉल्यूट। अब कोलाइड्स के लिए आप टर्म यूज करोगे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस मतलब जो डिसॉल्व हो रहा है, डिस्पर्जन मीडियम मतलब जो उसे डिसॉल्व कर रहा है। डीपी और डीएम की बात करेंगे। अ कोलाइडल सिस्टम इज होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से अलग अलग नजर आ रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही क्या थी, ए ट्रू सॉल्यूशन ऑलवेज फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर, जिनमें से आप कंपोनेंट को आप नॉर्मल फिजिकल मेथड से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो, इन्हें आप सेपरेट कर सकते हो। दैट्स व्हाई कोलाइडल सिस्टम इज ए हेट्रोजीनियस इन कैरेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, एक डिस्पर्स्ड फेस होती है जिसे आप डिसॉल्व कर रहे हो, एंड सेकंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम। तो हम लोग डीपी और डीएम की बात करेंगे, दोनों की डेफिनेशन दी गई है आपको। पहला डिस्पर्स्ड फेस, इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर पोर्शन, वहां पर इसे सॉल्यूट बोलते थे, बस यहाँ पर आप इसे डीपी बोलोगे। एंड इट इज जस्ट लाइक अ सॉल्यूट इन ए ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन द कोलाइडल स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर। अब सल्फर इन वाटर बोल ही रहा है तो डेफिनेटली सल्फर क्या है मेरा, डीपी, और वाटर क्या होगा मेरा, डीएम, है ना। इट द फॉर्मर एक्ट एज ए डिस्पर्स्ड फेस, फॉर्मर का मतलब क्या आपका सल्फर, और वाटर किसकी तरह काम करेगा, डीएम की तरह, है ना। डिस्पर्जन मीडियम डीएम
इट इज नॉर्मली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन किसके अंदर, एक्सेस, एंड इट इज जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट इन केस ऑफ आपका सॉल्यूशन. द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेसेस आर स्कैटर्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम इन ए कोलाइडल सिस्टम. सस्पेंशन में तो क्या हुआ, एक ही जगह जाके बैठ गए, कोलाइडल में क्या हो गया आपका, डिस्पर्स हो चुके, ठीक है ना. तो वो बस वही बता रहा कि द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज आर स्कैटर्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम इन ए कोलाइडल सिस्टम. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, सब थ्योरेटिकल चीजें ध्यान रखना है और 2-3 बार थ्योरी पढ़ोगे याद हो जाएगा. अलग अलग तरीके हैं. कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द नंबर ऑफ वेज बेस्ड अपॉन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अलग अलग पॉइंट है. पहला है कि डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट क्या है. अब डीपी और डीएम नॉर्मली जो फिजिकल स्टेट हम लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस. तो 3 तरह का डीपी हो सकता है, 3 तरह का डीएम, 3 3 9 है ना. 9 तरह के बन सकते हैं, बट अगर आप इधर देखोगे तो केवल 8 ही तरह के हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. एक गायब है. कौन सा गायब है आपका, जब दोनों डीपी और डीएम गैस हो जाए. क्यों गायब है वो, है ना, वो इसलिए गायब है कि अगर आपने गैस और गैस को मिलाया तो वो कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बना सकते. वो तो हमेशा कौन सा मिक्सचर बनाएंगे, होमोजीनियस. हर गैस दूसरे में क्या होगी, इजीली मिक्सअप हो जाएगी. अभी यहाँ से जो मैं एयर ले लूं इस रूम से, तो उस एयर में मुझे पता ही है कि एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ किसका, गैसेस. कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है उसमें, O2, N2, आर्गन, CO2, हीलियम. स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में तो खूब सारी है. तो डेट्स वाई एक आपका फेज गायब है, गैस गैस वाला. उसके अलावा 8 तरह के हो सकते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा यही है. डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डीपी, वाइब्रेशन हो रहा, अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा ना, पानी भी हिल रहा मेरा. डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर पॉसिबल, है ना. अ गैस मिक्स्ड विद अनदर गैस फॉर्म्स ए होमोजेनियस मिक्सचर, जो मैंने अभी बोला, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए कोलाइडल सिस्टम. Typical examples of the various type along with their characteristics names are given in the table. जो आपको ध्यान भी रखना है ना. डीपी गैस हो, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, तो इसे फोम और फ्रोथ बोला जाता है, ठीक है ना. सोप, सोल्स, लेमोनेटेड फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, ये सब जो आप यूज करते हो. गैस डीपी हो और वो डिजोल्व हो रहा हो किसमें, आपका सॉलिड में, तो इधर आपने नॉर्मल फोम बोला था, अब इसे आप क्या बोल रहे हो, आपका सॉलिड फोम, है ना. पुमाइस स्टोन, स्टायरिन फोम, फोम रबर, ये सब बस नाम याद रखने. जो 1-2 आप याद रख सको अच्छी बात है, नहीं तो बस आपको टाइप याद रखना है. लिक्विड आपका डीपी हो, वो डिजोल्व हो किसके अंदर, गैस. ऐसे को हम लोग एरोसॉल्स और लिक्विड्स, एरोसॉल्स ऑफ लिक्विड्स बोलते हैं. इसके एग्जांपल है फ्लॉग, क्लाउड्स, फाइन इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेस. लिक्विड में डिजोल्व हो जाए तब इमल्शन बनते हैं. इसका परफेक्ट एग्जांपल हमारा मिल्क है, ठीक है ना. मिल्क कैसे है परफेक्ट एग्जांपल, उसमें जो फैट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. आपने देखा हो तो दूध में कभी कभी ऊपर क्रीम टाइप्स की नजर आती है आपको, है ना. तो वो लिक्विड का एग्जांपल है. लिक्विड सॉलिड ऐसे को हम लोग जेल्स बुलाते हैं, दैट इज चीज, बटर, बूट पॉलिश, जेलीस एटसेट्रा. सॉलिड अब अगर गैस में डिजोल्व हो जाए तो ये भी एरोसॉल है, बट इसे हम लोग एरोसॉल ऑफ क्या बुला रहे हैं, सॉलिड. तो इसके एग्जाम्पल है हमारे स्मोक एंड क्या, डस्ट. सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है तो सिंपली सॉल्ट्स बोल रहे हो, है ना. मोस्ट, मस्ट लिखा हुआ, मोस्ट पैंट्स, स्टार्च डिस्पर्स इन वाटर, गोल्ड सोल, मडी वाटर, इंक एटसेट्रा. पेंट वगैरह व्हाइट वॉश आपके घर में हुआ होगा तो देखा होगा आपने, लिक्विड फॉर्म में होता है, बट उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, है ना. तो वो इस तरह की चीजें. सॉलिड में हो तो इस तरह के आपके सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं. रूबी ग्लासेस, स्टोन, सम जेम स्टोन्स, एलॉयस, ये सब इस तरह के. तो ये एक एक एग्जांपल आप अपने ध्यान रखना, तो ये सब आप रियल लाइफ में देख चुके हो, पता ही है आपको, है ना. और एग्जांपल भले याद लो, बाकी आपको टाइप याद होना है, किसको क्या बुलाया जाता है. दैट इज अवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है. इसी में कुछ डेफिनेशन, कुछ चीजें और समझा रहा आपको. अ कोलाइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्जन मीडियम इज अ लिक्विड और गैस आर कॉल्ड सोल्स, ठीक है. They are called hydrosols or aquasols if the dispersion medium is water. When the dispersion medium is alcohol or benzene, they are accordingly called alcosols or benzosols. Colloidal system in which the dispersion medium is a gas are called aerosols, है ना. तो पीछे आप देख सकते हो
जब डिस्पर्जन मीडियम गैस था और उधर लिक्विड था तो आपने एरोसॉल वर्ड यूज करा है, बट एरोसॉल ऑफ किसका? लिक्विड्स। और बाद में जब सॉलिड था तो आपने एरोसॉल ऑफ क्या बोला है? सॉलिड्स, है ना। जब भी आपका मीडियम जो है, सॉल्ट्स वर्ड कब कब यूज करो? जब आपके लिए डीपी क्या हो, या तो सॉलिड हो या फिर क्या हो आपका? लिक्विड। इधर आपने नॉर्मल सोर्स बोला है, नीचे वाले को आपने क्या? सॉलिड सोर्स बोला है। तो उन चीजों को यहाँ समझाने की कोशिश करा। कोलाइड इन विच द डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड, है ना, डीपी अगर सॉलिड हो जाए, आर कॉल्ड जेल्स, दैट इज चीज एटसेट्रा। दे हैव ए मोर रिजिड स्ट्रक्चर। सम कोलाइड्स सच एज जिलेटिन कैन बिहेव बोथ एज ए सॉल एंड एज ए जेल at high temperature and low temperature of gelatin. The colloid is a hydrosol, but at a low temperature and high concentration of gelatin, hydrosol can be changed into किसके अंदर? जेल। तो ये सब कुछ पॉइंट से ध्यान रख लेना, है ना। अब है हमारा सेकंड, जो जेई में काफी बार पूछा गया, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन और एफिनिटी ऑफ फेसेस। डीपी और डीएम में अगर इंटरेक्शन काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो हम लोग उससे, आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सुना होगा। फाइल का जनरल मीनिंग क्या है? लव या अफेक्शन। और एक फोबिया वर्ड होता है, फोबिया का मतलब डर। तो आप देख सकते हो इस बेसिस पर हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक है कौन सी? लियोफिलिक, और एक है कौन सी आपका? लियोफोबिक, है ना। लायो बोलो या लियो बोलो, तो लायोफिलिक, लायोफोबिक, ठीक है ना। फिलिक मतलब जिनमें डीपी और डीएम में क्या होगा? प्यार खूब ज्यादा होगा। प्यार खूब ज्यादा होने का मतलब अट्रैक्शन खूब ज्यादा है। बस डीपी को डीएम के अंदर डालो, इमीडिएटली क्या बन जाएगी? सोल बन जाएगी। और फोबिक का मतलब उनमें कोई भी प्यार नहीं, उनको डरा धमका के क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा। तो बस आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरीके से, क्योंकि अगला जो पॉइंट है हमारा, है ना, वो इन्हीं के बीच के डिफरेंस है जो जेई में पूछे गए, और वो डिफरेंस हमें के नाम से ही काफी कुछ हद तक समझ में आ जाते हैं। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है ना, on the basis of affinity or interaction between the DP and DM, the colloids may be classified into two types. पहला है लियोफिलिक colloids, है ना। The colloidal system in which the particle of dispersed phase have great affinity for the dispersion medium are called liyophilic, that is solvent loving colloids. In such colloid, dispersed phase does not get easily precipitated. Precipitate का मतलब क्या होता है? इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन? सस्पेंशन। कैसे होगा सस्पेंशन? जो कोलाइडल पार्टिकल्स घूम रहे थे इसके अंदर, जो आपको नेकेड आई से तो नजर नहीं आ रहे, बट माइक्रोस्कोप से तो नजर आएंगे। इसमें अगर आपने कोई एक कॉमन एजेंट डाला, जिसे पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है, आगे आने वाला है। पेप्टाइजिंग एजेंट नाम से ही है, जो किसको किस फिनोमेना को बढ़ाए? प्रेसिपिटेट बनाने के फिनोमेना को, इसलिए नाम से ही क्या आ रहा है? पेप्टाइजेशन। जैसे ही मैंने वो कॉमन रिएजेंट की एक दो ड्रॉप डाली, या सॉलिड जिस भी फॉर्म में हो, वो क्या करेगा? इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल्स को जोड़ने का काम करेगा। जोड़ेगा तो साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? सस्पेंशन। आसानी से क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसी पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि इन सच कोलाइड्स द डिस्पर्स फेज डज नॉट गेट इजीली प्रेसिपिटेटेड। क्यों? ऑलरेडी डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन क्या है आपका? काफी ज्यादा है। तो अगर आपने पेप्टाइजिंग एजेंट कोई डाला भी, तो डीपी वालों की पेप्टाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करने के चांसेस क्या होंगे? काफी कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल फॉर्म में। जबकि लियोफोबिक में क्या होगा? वो ऑलरेडी डरे बैठे थे, तो जैसे ही कोई नया एजेंट आया, है ना, अब मेरे से आप डरते रहोगे तो क्या होगा? जैसे ही कोई नया टीचर आएगा, आप उसकी तरफ बोलोगे, सर सरफेस केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आया, सर इलेक्ट्रो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल वे में जब ये पहले से ही डीपी और डीएम स्टेबल है, तो यहाँ पर पेप्टाइजेशन का चांस क्या हो गया हमारा? खत्म। उसमें पेप्टाइजेशन का चांस क्या होगा आपका? बढ़ेगा। तो दे आर नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड एंड द सोल्स आर मोर स्टेबल, ऑलरेडी स्टेबल है। सच कोलाइड सिस्टम even if precipitate may be converted to the colloidal state by simply agitating. Agitating मतलब अगर आपने जबरदस्ती प्रेसिपिटेट बना भी दिया, सस्पेंशन के फॉर्म में बैठ गया, तो आप उठा के क्या करो? इनको जोर जोर से हिलाना चालू कर दो। जैसे हिलाओगे तो वो जो बड़े पार्टिकल के साइज बने थे, वो अपने आप हिलाने से क्या होंगे? डेफिनेटली टूटेंगे। टूटेंगे तो डीपी और डीएम की वापस इंटरेक्शन से सोल क्या हो जाएगा मेरा? स्टेबल। तो वही बोल रहा है कि इवन इफ प्रेसिपिटेटेड, आपने जबरदस्ती प्रेसिपिटेट करा भी दिया, may be reconverted to the colloidal state by simply agitating them with the dispersal medium. Agitating मतलब shaking भी वर्ड है, agitating मतलब और क्या करो इसमें? तेजी से आप क्या करो? और डीपी मिला दो, सॉरी डीपी कह रहा हूं क्या? डीएम। डीएम जैसे ही मिलाओगे तो पेनिट्रेट करेगा लार्ज साइज पार्टिकल्स के ऊपर,
तोड़ के वापस उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटे पार्टिकल्स, फिर से कोलाइड बनेगा हमारा, ठीक है। When the dispersion medium is water, these are called hydrophilic colloids and some common examples of liofilic colloids are, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंस है वो नॉर्मली कौन से कोलाइड्स बनाता है आपका, लियोफिलिक, लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, प्रोटीन, तो ये सब कौन से सब्सटेंस है हमारे, ऑर्गेनिक, है ना। अब इसमें सब कुछ उसके अपोजिट कि ये स्टेबल नहीं है, ये किस नेचर के होंगे, इरिवर्सिबल, वो तो रिवर्सिबल था, अगर आपने जबरदस्ती प्रेसिपिटेट कराया भी तो वो तुरंत वो क्या हो जाएगा, टूट भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये वो स्टेबल थे, ये अनस्टेबल, वहां ज्यादा एफिनिटी, यहाँ कम एफिनिटी, उनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता था, इनका आसानी से क्या हो जाए, प्रेसिपिटेशन। ये स्टेबल नहीं है तो इनमें हमेशा कोई ना कोई क्या मिलाना पड़ेगा आपको, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा, तो वो सब प्रॉपर्टीज है। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बनते हैं, ये किसके बनेंगे, इनऑर्गेनिक, तो वो सब चीजें आप पढ़ोगे। द कोलाइडल सिस्टम इन विच द डीपी हैव नो एफिनिटी फॉर द डीएम आर कॉल्ड लियोफोबिक, दैट इज सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स। दे आर इजीली प्रेसिपिटेटेड, जिसे हम लोग यहाँ पर नया वर्ड कोएगुलेशन यूज करते हैं ना। को का मतलब ही क्या होता है, कोएड स्कूल बोलते हैं ना, जहाँ पर साथ में पढ़ना है, तो कोएगुलेशन मतलब जुड़ना आके, तो प्रेसिपिटेटेड के लिए यहाँ पर नॉर्मल वर्ड कोएगुलेटेड यूज करा जाएगा। ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और बाय हीटिंग और बाय क्या आपका शेकिंग, दे आर लेस स्टेबल एंड क्या, इरिवर्सिबल। व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, दे आर नोन एज कौन से, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। एंड एग्जांपल ऑफ लियोफोबिक कोलाइड्स इंक्लूड्स, देख लो अब, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ मेटल एंड देयर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड, है ना। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स आर समराइज्ड इन द टेबल। डिफरेंस आपको दिए गए जो मैंने अभी आपको बताया, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला नेचर, है ना, लियोफिलिक रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल। फिर प्रेसिपिटेशन, दे आर प्रिपेयर्ड वेरी इजीली बाय, सॉरी प्रेसिपिटेशन कह रहा हूं क्या, प्रिपरेशन, दे आर प्रिपेयर्ड वेरी इजीली बाय शेकिंग और वार्मिंग द सब्सटेंस विद डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड एनी इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्टेबलाइजेशन। अब ये चूंकि डीपी और डीएम में अफेक्शन नहीं है, तो ये क्या नॉर्मल मेथड से बन पाएंगे, नहीं। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, इनके लिए आपको कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, स्पेशल मेथड्स आर यूज। एंड एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर, दे डू इट एसेंशियल फॉर देयर स्टेबिलिटी, कोई आपको स्टेबलाइजर मिलाना पड़ेगा जो इसको क्या बना के रखे, स्टेबल, है ना। स्टेबिलिटी, दे आर वेरी स्टेबल एंड नॉट इजीली कोएगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, they are generally unstable and get easily coagulated on addition of क्या, electrolytes. Charge particles carry no or very little charge depending upon the pH of the medium, जिसके ऊपर हम लोग कल आएंगे। अभी बस डिफरेंस में ध्यान रखना है कि इनके पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। दिस कोलाइडल पार्टिकल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज, है ना। देखो चार्ज होगा तो क्या होगा, कोएगुलेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ जाएगी। अगर सॉल्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज है मान लो, और मैंने पॉजिटिवली चार्ज आयन डाला, तो क्या होगा, है ना, नेगेटिव वाला भागेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव तरफ। जुड़ गए, जुड़ते ही क्या होगी, साइज बढ़ेगी, कोएगुलेशन, साइज बढ़ेगी तो सस्पेंशन बन जाएगा। सस्पेंशन बना मतलब कोलाइड क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से तो हमारा किस तरह का हो गया, लियोफोबिक। तो वही कह रहा है कि इसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें चार्ज होना चाहिए। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ क्या आपका डिस्पर्जन मीडियम, है ना। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि डीपीडीएम में अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा है। इसमें क्या होगी, विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ मीडियम, कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। डीपीडीएम एक तरह से अभी क्या अलग अलग फॉर्म में ही है, क्योंकि इनको कोलाइडल फॉर्म में रखने का काम कौन कर रहा है, स्टेबलाइजर अलग से, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज यूजुअली लेस देन दैट ऑफ द क्या आपका मीडियम, जबकि यहाँ पर सरफेस टेंशन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, भैया उसके अंदर चार्ज नहीं है तो ये पार्टिकल्स मे नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसमें चार्ज था तो कोलाइडल पार्टिकल्स एदर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज है, ठीक है। सॉल्वेशन, पार्टिकल्स आर हेवीली सॉल्वेटेड, सॉल्वेशन का मतलब ही क्या है, डीएम से इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो सॉल्वेशन की टेंडेंसी ज्यादा। दिस पार्टिकल्स आर नॉट इजीली सॉल्वेटेड। विजिबिलिटी, दिस पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्योंकि काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन की तरह है ना। बट ट्रू सॉल्यूशन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन की साइज से ज्यादा है। दिस पार्टिकल्स थ्रू इनविजिबल बट कैन बी सीन अंडर क्या आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, है ना, क्योंकि
कोलाइट का मतलब ही है जो नेकेड आई से तो कभी भी दिखाई न दे। तो वही बोल रहा है कि शुरू में तो इनविजिबल है बट अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आप इन्हें देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट पता हो ना आपको क्या होता? जिगजैग मोशन। नहीं, टिंडल इफेक्ट जिगजैग मोशन नहीं होता, वो तो ब्राउनियन मोशन होता है। टिंडल इफेक्ट लाइट पास कराने पर जो सिनेमा में आप थिएटर्स वगैरह में देखते हो, एक टिंडल कोन टाइप्स नजर आती है अंधेरे में आपको, ठीक है ना, वो डस्ट पार्टिकल्स की। तो इनमें नहीं मिलेगा क्योंकि डीपी और डीएम में अट्रैक्शन ज्यादा है, इनमें आपको दिखाई देगा। ये हम लोग कल आएंगे अभी इसके ऊपर। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू कॉज कोएगुलेशन। खूब ज्यादा, क्यों? डीपी और डीएम में ऑलरेडी अट्रैक्शन क्या था, काफी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोलाइट से इनकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। बट इलेक्ट्रोलाइट भर भर के डाल दिया तो हो सकता है कोएगुलेशन आपका हो जाए, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सफिशिएंट टू कॉज कोएगुलेशन, है ना। एग्जांपल्स मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो मैंने बता ही दिया, और इसमें जनरली कहा आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। तो इस तरह से अभी और भी क्लासिफिकेशन है जिनके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल आगे बढ़ेंगे।